ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका को उस ईयरपीस पर अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। अनिका चौंक कर बिस्तर पर लेटे आशीष को देखने लगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता था। आशीष के ब्लूटूथ ईयरपीस पर अनिका को अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। अनिका ने जब ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को सुना तब अनिका को महसूस हुआ कि आशीष ने अनिका की सारी फोन रिकॉर्डिंग सेव कर रखी थी और बारी बारी से अनिका की आवाज हर रिकॉर्डिंग्स में सुनता था। अपनी ही आवाज आशीष के ब्लूटूथ ईयरपीस पर सुनकर अनिका हैरानी से आशीष की ओर देखने लगी। आशीष के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। अनिका को अब समझ में आ गया था कि आशीष के लिए अनिका की आवाज सुनना ही उसके दर्द को कम करने का इकलौता तरीका था। आशीष का राज खुलने के बाद अनिका ने अपनी आंखें झुका ली। अनिका के सामने खड़ी नर्स ने अनिका से धीमी आवाज में पूछा, मैडम, क्या मैं पेशेंट को जगा दूं? अनिका ने तुरंत ना में अपना सर हिलाते हुए धीमी आवाज में नर्स से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नर्स को मना करने के बाद अनिका ने वह ब्लूटूथ ईयरपीस अपने कानों से निकालकर फिर से आशीष के तकिए के पास रख दिया। अनिका धीरे धीरे जब कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी तब फिर से नर्स ने अनिका को रोकते हुए कहा, मैडम, एक बार आप उनसे मिल लेती तो अच्छा होता। वो दिन रात बस यही पूछा करते हैं कि आप उनसे मिलने आई या नहीं। सुबह जागते हैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि क्या आप रात में उनसे मिलने आई थी। वो देर रात तक जागते रहते हैं, उनकी नींद भी अक्सर कच्ची ही रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो नींद में भी आपका ही इंतजार करते रहते हैं। और देखिए, उनकी बदकिस्मती, आप यहाँ उनसे मिलने आई हैं और वो अभी कुछ देर पहले सो गए। नर्स की बातें सुनने के बाद अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। नर्स अक्वार्ड मोमेंट को अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसलिए अपनी बातों के लिए माफी मांगते हुए नर्स ने अनिका से कहा, सॉरी मैडम, मुझे यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, मगर मैं भी क्या करती, मुझसे रहा नहीं गया। पेशेंट दर्द में ज़्यादा तकलीफ इस बात की महसूस करते हैं कि आप उनसे मिलने नहीं आती। मैंने किसी के दिल में इतना प्यार कभी नहीं देखा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि चाहे आप कितने भी बिजी हों, आप कभी कभी उनसे मिलने आ जाया कीजिए। ऐसा लगता है जैसे उनके लिए आपको देख लेना ही दवा समान है। नर्स अच्छी तरह से जानती थी कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली थी, मगर वो पेशेंट की हालत देख भी नहीं पा रही थी। अनिका बस नजरें झुकाकर बिस्तर पर लेटे आशीष की ओर देखती रही। अनिका को भी आशीष के लिए काफी सिंपैथी थी, मगर उसके पास आशीष के लिए सहानुभूति के अलावा देने के लिए और कोई इमोशंस नहीं थे। अस्पताल से निकलकर जब अनिका अपनी कार में बैठी तब अनिका ने फिर से ब्लैक कैट वाला मास्क पहन लिया और सीधे रोहित के बंगले में चली गई। बंगले से बाहर किंग के लिए काफी सिक्योरिटी मौजूद थी। बंगले के अंदर भी चिराग, अब्दुल और बाकी सिक्योरिटी गार्ड किंग की सिक्योरिटी कर रहे थे। बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में बैठे रोहित को जब पता चला कि अनिका यानी कि ब्लैक कैट वापस आ चुकी थी, तब रोहित ने भी अपना मास्क पहन लिया और अनिका से मिलने नीचे चला आया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि ब्लैक कैट और किंग दोनों को हर पल अपना मास्क पहनकर रखना था, ताकि टॉम के भेजे हुए लोगों के सामने कभी उसका असली चेहरा रिवील ना हो। अनिका अपने पांव पर पांव चढ़ाकर सोफा पर बैठी थी। जब रोहित नीचे आया तो उसने देखा कि अनिका किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रोहित समझ चुका था कि अनिका कुछ परेशान थी, इसलिए बाकी सारे लोगों को रोहित ने बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया। वहां चिराग और अब्दुल रोहित की इस हरकत से फिर से काफी परेशान नजर आने लगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और इशारे ही इशारे में अपने बॉस की नादानी के बारे में चिंता जताई और बॉस का ऑर्डर मानते हुए बाहर चले गए। जब सब लोग कमरे से बाहर निकल गए तब रोहित अनिका के पास जाकर बैठा और अनिका से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? मास्क पहनी हुई अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आज आशीष से मिलने हॉस्पिटल गई थी। वहां मैंने उसके ब्लूटूथ में अपनी रिकॉर्डिंग सुनी। वो मेरी आवाज़ सुन सुनकर अपना दर्द सहते रहता है। रोहित के एक्सप्रेशन से यह बात साफ जाहिर थी कि रोहित को इस वक्त आशीष से काफ़ी जिलियस महसूस हो रही थी।
बड़ी ही दबी आवाज में रोहित ने अपनी एक टांग पर टांग चढ़ाते हुए अनिका से कहा, अच्छा, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद रोहित से कहा, मेरे ख्याल से इसका यह मतलब है कि मेरी आवाज में वह ताकत है कि लोगों का दर्द कम कर सके। रोहित अनिका की यह बात सुनकर हैरान होकर अनिका को देखने लगा। रोहित जानता था कि अनिका इतनी बेवकूफ नहीं थी कि ऐसी बात का मतलब ना समझे। आशीष अपना दर्द कम करने के लिए अनिका की आवाज सुनता रहता था। इसका मतलब साफ था कि आशीष अनिका से प्यार करता था, मगर अनिका ने इसको पूरे अलग एंगल से देखा था। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपनी आवाज को यूज करना चाहिए। छोटे कुछ ऑपरेशन के लिए हम पेशेंट को हैवी सेडेटिव देते हैं, उन्हें एनेस्थीसिया देते हैं जो उनके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ का इस्तेमाल करके छोटी मोटी सर्जरी तो निपटाई जा सकती है। बच्चों को नींद ना आए तो मेरी आवाज़ सुना सकते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। चलो पहला एक्सपेरिमेंट रिया पर ही ट्राई करके देखती हूँ। रात रात भर सोती नहीं है, गेम खेलती रहती है। अब अगर उससे ना सोने की जिद की तो उसके कानों में मैं ईयरफोन डाल दूंगी और अपनी ही रिकॉर्डिंग चला दूंगी ताकि जल्द से जल्द रिया को नींद आ जाए। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आज अनिका जैसी मैच्योर लड़की इस तरह की बातें क्यों कर रही थी, मगर रोहित जानता था कि अनिका की बातों में हाँ मिलाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अनिका यह सब कुछ उसे चिढ़ाने के लिए कह रही थी या वाकई वो समझ नहीं पा रही थी कि आशीष उससे प्यार करता था। रोहित ने दबी हुई और अटकती हुई आवाज में अनिका से पूछा, तो अब आशीष के बारे में तुमने क्या सोचा है? अनिका ने इस बात का कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे वक्त निकालकर उससे मिलने जाना चाहिए, कम से कम 3-4 दिन में एक बार। जब रोहित ने अनिका की यह बात सुनी तो उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कुछ देर बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने रोहित से रेखा मौसी वाली बात कही, वही बात जो क्रिस्टोफर के जरिए अनिका को पता चली थी। अनिका ने रोहित से कहा कि क्रिस्टोफर ने मुझे कहा है कि मुझे रेखा मौसी से सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। उसके मुताबिक रेखा मौसी ने मेरे साथ मेलजोल सिर्फ इसलिए बढ़ाया है क्योंकि वो मुझसे जुड़कर अपना कोई खतरनाक मकसद पूरा करना चाहती हैं। यह बात सुनकर रोहित भी हैरान हो गया। रोहित अनिका की यह बात सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। रोहित ने बिल्कुल दबी हुई आवाज में अनिका से पूछा, क्या रेखा मौसी V16 पावर ड्रग को हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ? रोहित आगे कहने से पहले रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका के सामने उसे अपनी यह बात पूरी करनी भी चाहिए थी या नहीं। तभी अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो V16 पावर ड्रग चाहती हैं तो अब तक उन्हें V16 पावर ड्रग का इस्तेमाल कर लिया होगा, क्योंकि मैंने V16 पावर ड्रग उन्हीं के हवाले किया है। आने वाले 1 महीने तक मैंने उन्हीं के कंधों पर V16 पावर ड्रग की सिक्योरिटी सौंपी है। अगर V16 पावर ड्रग तक ही पहुंचना उनका मकसद था तो अब तक उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया होगा, और अगर उन्होंने सचमुच V16 पावर ड्रग का इस्तेमाल कर लिया है तो फिर अब ये प्यार और हमदर्दी का नाटक आगे बढ़ाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। अनिका का ये लॉजिक रोहित भी अच्छी तरह से समझ रहा था, मगर फिर क्या मकसद हो सकता था रेखा मौसी का अनिका से हमदर्दी जताने का, वो भी इतने सालों तक। रोहित ने अनिका से धीमे आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है रेखा मौसी सचमुच किसी कारण से तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं? कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और बालकनी की तरफ जाते हुए रोहित से कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मुझे उन पर उतना ही भरोसा है जितना भरोसा मुझे तुम पर है, और इसीलिए V16 पावर ड्रग मैंने उनके हवाले किया था। हाँ, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ गहरे राज हैं जो आज तक मैं नहीं जान पाई, मगर वो राज एक दिन वो खुद अपने मुंह से मुझे बताएंगी। ये बात भी मैं जानती हूँ। चाहे क्रिस्टोफर रेखा मौसी के बारे में कुछ भी कहे, मगर मैं उन पर भरोसा करती हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो।
थोड़ी देर आराम कर लो। कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है। तुम जानती हो ना, कल रेखा मौसी के घर मेरी मीटिंग है और वहाँ तुम्हारी फेवरेट रानी आलिसा भी आने वाली है। रानी आलिसा का नाम रोहित के मुंह से सुनते ही अनिका के चेहरे पर आधी मुस्कान आ गई। रोहित की बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, हाँ, मैं भी काफी घंटों से सोई नहीं हूँ। मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। रोहित को ये कहने के बाद अनिका अपने कमरे में जाकर सो गई। अनिका के सोने के बाद रोहित ने चिराग को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही चिराग रोहित के कमरे में दाखिल हुआ, रोहित ने चिराग से कहा, एक काम करो, ये रेखा मूर्ति हैं जो एनटीटी कंपनी की चेयरपर्सन है, उनके बारे में जरा पता लगाओ। चिराग ये जानकर हैरान हो गया कि अचानक ही रोहित ने रेखा मूर्ति के बारे में छानबीन करने को कहा था। रेखा मूर्ति एनटीटी कंपनी की फाउंडर थी और एनटीटी कंपनी पिछले कई सालों से लंदन में नंबर 1 कंपनी पर बनी हुई थी। उस कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर इंपीरियल ग्रुप के लोग भी काफी इम्प्रेस थे। रेखा मूर्ति का नाम फाइनेंशियली पावरफुल लोगों में से लिया जाता था और बहुत जल्द रेखा मूर्ति का नाम भी इंपीरियल ग्रुप में जोड़ा जाने वाला था। इंपीरियल ग्रुप के किसी भी मेंबर को इस बात पर कोई आपत्ति भी नहीं थी। रोहित ने पहले ही एनटीटी कंपनी के बारे में चिराग मेहता को कहकर पूछताछ करवाई थी और उस वक्त चिराग मेहता ने एनटीटी कंपनी की एक पूरी फाइल तैयार करके रोहित को सौंपी थी। उस फाइल के जरिए ये पता लगाया जा सकता था कि एनटीटी कंपनी की स्ट्रेटजी और पॉलिसीज कितनी पावरफुल थी। आने वाले दिनों में वो लोग एक फाइनेंशियल पावर के रूप में उभर कर आने वाले थे। ये बात भी तय थी, मगर चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि अब इतना सब कुछ होने के बाद अचानक रोहित ने रेखा मूर्ति की पर्सनल डिटेल्स के बारे में चिराग मेहता से क्यों पूछा था। दरअसल रोहित अनिका के मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहता था। अनिका जिस पर इतना भरोसा करती थी, रोहित यह जानना चाहता था कि वह व्यक्ति भरोसे के लायक थी भी या नहीं। चिराग ने दबी हुई आवाज में रोहित से पूछा, बॉस, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आप यह रेखा मूर्ति के बारे में क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं। चिराग की यह बात सुनकर रोहित कुछ देर तक अपनी रॉकिंग चेयर को धकेलकर कुछ सोचता रहा। उसके बाद अचानक ही अपनी रॉकिंग चेयर को रोककर रोहित ने चिराग की ओर देखकर कहा, मैं उस औरत के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। सब कुछ, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसके फ्यूचर प्लान, सब कुछ। सुबह हो चुकी थी। किंग रानी आलिसा के साथ रेखा मूर्ति के महल में मीटिंग करने के लिए निकलने वाला था। रोहित ने अपना मास्क पहन लिया था और साथ ही साथ अनिका ने ब्लैक कैट बनकर अपना मास्क पहन लिया था। जब रोहित यानी कि द किंग का काफिला रेखा मूर्ति के महल में पहुंचा, तब चिराग और अब्दुल ने भी अपने अपने मास्क पहन लिए। वह जानते थे कि महल के अंदर अनिका और तीनों बच्चे भी मौजूद थे। आर्यन और रिया चिराग और अब्दुल को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे और वह यह भी जानते थे कि अंदर बच्चों के साथ अनिका भी मौजूद होगी। इसलिए अपना चेहरा छुपाने के लिए चिराग और अब्दुल ने भी मास्क पहन रखा था। वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर आज उनके बॉस के लिए परीक्षा की घड़ी थी। अगर अनिका को जरा सा भी अंदाजा हो गया कि रोहित अपनी ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ अफेयर कर रहा था, तो न जाने महल में क्या हंगामा खड़ा होगा। अब्दुल और चिराग को अब अपने बॉस के साथ साथ ब्लैक कैट की भी चिंता होने लगी थी, मगर मन ही मन वह दोनों यह चाहते थे कि अनिका ब्लैक कैट को अच्छा सबक सिखाए। रोहित, अनिका और अब्दुल और चिराग मास्क पहनकर रोहित की टीम के बाकी लोगों के साथ रेखा मूर्ति के महल के अंदर दाखिल हुए। रानी आलिसा सबसे पहले महल के बाहर किंग को मिली, क्योंकि रानी आलिसा ने ही किंग को रेखा मूर्ति के महल में इनवाइट किया था। इसलिए दोनों का साथ अंदर जाना बेहद जरूरी था। अंदर जाती हुई रानी आलिसा ने धीरे से किंग के कान में कहा, देखो, यह रेखा मूर्ति दिमाग से काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है। उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानना। तुम मेरे खास मेहमान हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरी जिम्मेदारी है और मेरी यकीन करना कि तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट को ऐसा कुछ मैं होने भी नहीं दूंगी। किंग ने रानी आलिसा की बातों को इग्नोर किया और हमेशा की तरह अपनी अकड़ में आगे चलता रहा। जैसे ही वो लोग महल के दरवाजे पर पहुंचे, रेखा मूर्ति खुद उन्हें रिसीव करने के लिए नौकरों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। एक ग्रैंड वेलकम म्यूजिक बजाकर रेखा ने रानी आलिसा का स्वागत किया।
भारतीय संस्कृति को निभाते हुए रेखा ने रानी आलिसा की आरती उतारकर उसका स्वागत करते हुए कहा, नया नया रानी का पद मुबारक हो। अपनी माँ की तरह रियासत की ओर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सको, उसके लिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि इस काम में अगर तुम्हें कहीं कोई रुकावट महसूस हो तो तुम बेझिझक मुझे कभी भी किसी भी वक्त याद कर सकती हो। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि रानी आलिसा मेरे घर पधारी हैं, और वह भी अपने एक स्पेशल गेस्ट के साथ। प्लीज कम इन। जब सारे मेहमान महल के लिविंग एरिया में अपनी अपनी जगह पर बैठे तो रानी आलिसा ने द किंग का फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हुए रेखा से कहा, ये है मिस्टर किंग। इनके बारे में बिजनेस की दुनिया में रिलेटेड हर शख्स अच्छी तरह से जानता है। किंग का इंट्रोडक्शन देने के बाद रानी आलिसा ने किंग की तरफ देखते हुए कहा, और यह है एनटीटी कंपनी की चेयरपर्सन। इनके बारे में भी आई एम श्योर आपने काफी कुछ सुन रखा होगा। रेखा मूर्ति ने अपनी मेहनत और अपने लगन से एनटीटी कंपनी को आज यूरोप की टॉप ग्रॉसिंग कंपनी में शामिल किया है। रानी आलिसा की बात पूरी होने के बाद रेखा ने किंग को बड़े ही गौर से देखा। रोहित ने भी बड़े ही अदब से झुककर रेखा को नमस्ते कहा। दरअसल रेखा को मास्क के पीछे का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर वह अच्छी तरह से जानती थी कि जो आदमी इस वक्त उनके सामने बैठा था वही उनका होने वाला दामाद था। रेखा जानना चाहती थी कि आखिर उन्होंने जिसे अपनी बेटी मान रखा था उसकी जीवन साथी चुनने में चॉइस कैसी थी। रोहित भी बड़े ही अदब से रेखा मौसी के सामने बैठा रहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि अनिका रेखा मौसी की कितनी रिस्पेक्ट करती थी। जिस जगह पर खास मेहमान बैठे हुए थे उससे थोड़ी दूर महल के कॉरिडोर में प्रिंसेस लतिका और रिया का राम भरत मिलाप चल रहा था। प्रिंसेस लतिका ने बड़े ही प्यार से रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। नन्ही सी रिया ने प्रिंसेस लतिका को गले लगाते हुए अपनी मीठी आवाज में कहा, मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। उन दोनों को अलग करते हुए अलेक्जेंडर ने तीखी नजरों से प्रिंसेस लतिका को देखते हुए पूछा, इस बार यहाँ कितने दिन रुकने वाली हो? पिछली बार की प्रिंसेस लतिका जब दिल्ली आई थी तब कम से कम 1 हफ्ते तक उनके घर पर रुकी थी। उन दिनों अलेक्जेंडर की प्रिंसेस लतिका के साथ कुछ खास जमी नहीं थी। अलेक्जेंडर को प्रिंसेस लतिका काफी डिमांडिंग और चाइल्डिश लगती थी। फिर से प्रिंसेस लतिका के साथ अलेक्जेंडर को कुछ दिन गुजारने होंगे, यह सोचकर अलेक्जेंडर को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। मगर वह अच्छी तरह से जानता था कि रिया प्रिंसेस लतिका की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए प्रिंसेस लतिका के लिए जो फीलिंग अलेक्जेंडर के अंदर थी उसे उसने अपने मन ही में दबा कर रखी थी। अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए प्रिंसेस लतिका ने कहा, मैं यहाँ 5 दिन रुकने वाली हूँ। मैंने अपनी टीचर से खास छुट्टी की डिमांड की है। प्रिंसेस लतिका की बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, बच्चों को इतने दिन पढ़ाई से दूर नहीं रहना चाहिए। तुम एक काम करो, 1 दिन बाद घर चली जाना। प्रिंसेस लतिका भी अब तक इतना जान चुकी थी कि अलेक्जेंडर किसी न किसी बहाने से उसे भगाना चाहता था। इसलिए अलेक्जेंडर को बड़े ही प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए प्रिंसेस लतिका ने कहा, अच्छा बाबा, 4 दिन तो रुकने दो। अलेक्जेंडर ने इस बार भी बड़ी सख्ती से मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुमसे, इतनी देर तक पढ़ाई से दूर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वैसे भी पढ़ाई में तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रेखा मूर्ति के पास बैठी रानी आलिसा बच्चों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि अलेक्जेंडर प्रिंसेस लतिका के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा था। प्रिंसेस लतिका के साथ इस तरह से कभी किसी ने भी बात नहीं की थी, मगर बच्चों के बीच पढ़कर रानी आलिसा अपने रुतबे को छोटा नहीं कर सकती थी। इसलिए दूर बैठी रानी आलिसा मन ही मन अलेक्जेंडर के लिए काफी गुस्सा हो रही थी। अलेक्जेंडर का ऐसा बर्ताव उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही रानी आलिसा को कुछ याद आया। रानी आलिसा ने रेखा की तरफ मुड़ते हुए पूछा, अनिका कहीं नजर नहीं आ रही? जरा उसे बाहर बुलाओ, काफी दिन हो गए मैंने उसे देखा नहीं। जरा देखो तो वजन घटाने के बाद कैसी लगती है हमारी अनिका। बेचारी रानी आलिसा यह नहीं जानती थी कि जिस लड़की को वह ढूंढ रही थी वह ठीक किंग के पीछे ब्लैक कैट की यूनिफॉर्म में खड़ी थी। रेखा ने मुस्कुराते हुए किंग की ओर देखा और कहा,
वैसे मैं आपको बता दूं कि अनिका मेरी मुंह बोली बेटी है। दरअसल वह सुबह कुछ देर से जागती है। रानी आलिसा को तो उसकी इस आदत के बारे में अच्छी तरह से पता है। रेखा मौसी की यह बात सुनते ही रानी आलिसा ने कहा, कितनी अफसोस की बात है, इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट यहाँ पर आप सबसे मिलने आए हैं और वह औरत अब तक अपने बिस्तर से उठी नहीं। पता नहीं वो बच्चों की देखभाल किस तरह से करती होगी। रानी आलिसा की यह बात उसके सामने बैठे किंग और रेखा मूर्ति दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मगर अब रानी आलिसा बन चुकी थी और रानी के पद का सम्मान करना किंग और रेखा दोनों का ही अपना फर्ज समझते थे। जब रानी आलिसा किंग और रेखा मूर्ति के साथ बातें कर रही थी, तब अचानक उसके कानों पर फिर से अपनी बेटी की आवाज पड़ी। इस बार एलेक्जेंडर की बदतमीजी के सामने आवाज उठाते हुए प्रिंसेस लतिका ने कहा, देखो, अगर तुमने मुझे यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दी तो तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। लतिका की आवाज में सख्ती देखते हुए इस बार रानी आलिसा को अपनी बेटी पर गर्व होने लगा। प्रिंसेस लतिका भविष्य की रानी थी और इस हैसियत से इस तरह किसी मामूली लड़के की बदतमीजी बर्दाश्त करना उसे शोभा नहीं देता था। रानी आलिसा चाहती थी कि प्रिंसेस लतिका एलेक्जेंडर को उससे बदतमीजी के बदले यह कहे कि अगर उसने प्रिंसेस लतिका को अपनी दोस्त रिया के साथ रहने नहीं दिया तो वह अपनी फौज भिजवाकर पूरे महल पर कब्जा कर लेगी। मगर रानी आलिसा ने जो सोचा था उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। पहले तो अपनी आवाज में सख्ती लाकर प्रिंसेस लतिका ने एलेक्जेंडर से कहा, अगर तुमने यहाँ मुझे रहने की इजाजत नहीं दी तो मैं। एलेक्जेंडर भी घूर घूर कर प्रिंसेस लतिका को देखने लगा। वह जानना चाहता था कि आखिर प्रिंसेस लतिका उसे क्या धमकी देने वाली थी। तभी प्रिंसेस लतिका ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं। यह कहने के बाद प्रिंसेस लतिका जोर जोर से अपना गला फाड़कर रोने लगी। दूर बैठी प्रिंसेस लतिका की मां रानी आलिसा को अपनी बेटी की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुक गई। तभी अचानक एलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए प्रिंसेस लतिका से कहा, अरे रोना मत, मेरी माँ। लड़कियां रोती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एलेक्जेंडर की बात सुनते ही लतिका ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं रोऊंगी। यह कहने के बाद प्रिंसेस लतिका ने अपने आंखों से आंसू पोंछ लिए और दोबारा अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर एलेक्जेंडर से पूछा, क्या मैं सिर्फ 3 दिन तक यहाँ रह सकती हूँ? रानी आलिसा को समझ नहीं आ रहा था कि जो प्रिंसेस लतिका कुछ दिनों पहले रिया के आगे पीछे घुमा करती थी, अचानक ही वह एलेक्जेंडर के सामने इतनी बेबस क्यों नजर आ रही थी। प्रिंसेस लतिका का बर्ताव देखकर रानी आलिसा को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि वह रेखा मूर्ति के महल में अपनी दोस्त रिया से मिलने आई थी या एलेक्जेंडर से। अपनी बेटी की बेबसी देखकर रानी आलिसा अपने दांत कचाकर एलेक्जेंडर की ओर देखती रही। तभी अचानक उसके कानों पर रेखा की आवाज पड़ी। रेखा ने रानी आलिसा से पूछा, क्या हुआ रानी आलिसा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, काफी परेशान नजर आ रही हो। रानी आलिसा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं तो बस बच्चों को देख रही थी। मुझे लगता है बच्चे आपस में काफी घुल मिल गए हैं। रेखा मौसी रानी आलिसा के कहने का तंज नहीं समझ पाई थी और उसकी बात को इग्नोर करते हुए रेखा ने फिर से अपने होने वाले दामाद पर नजर डाली। तभी अचानक रेखा मौसी की नजर किंग के पीछे खड़ी ब्लैक कैट पर पड़ी। ब्लैक कैट ने टाइट ब्लैक आउटफिट पहन रखा था और चेहरे पर उसी रंग का मास्क चढ़ाया हुआ था। ब्लैक कैट को देखकर रेखा मौसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी अचानक रानी आलिसा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, चलिए एक बार आपके महल के दर्शन कर लेते हैं। रेखा मौसी यह जानती थी कि अगर सभी लोग महल को देखने के लिए एक साथ चलेंगे तो यह जरूर पता लग जाएगा कि अनिका अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। अगर ब्लैक कैट यही सबके सामने रहेगी तो अनिका का अपने कमरे में पाया जाना नामुमकिन था। इसलिए बात बनाते हुए रेखा मौसी ने रानी आलिसा से कहा, मेरे ख्याल से बाकी लोगों को इस वक्त साथ चलना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, सारे सिक्योरिटी गार्ड को यही रहने देते हैं। मैं खुद आपको और हमारे खास गेस्ट किंग को खुद महल दिखा देती हूँ। अनिका भी समझ चुकी थी कि उसके लिए यही सही मौका था। किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचकर अपने चेहरे से मास्क को उतारकर नॉर्मल कपड़े पहनकर लोगों के सामने आने का।
रानी आलिसा के पास रेखा मौसी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मौका देखते ही जैसे ही अनिका ने चुपके से लोगों की नजरों से बचकर अपने कमरे में जाने की कोशिश की, अचानक ही किसी ने अनिका का हाथ थाम लिया। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि रानी आलिसा ने अनिका का हाथ थाम कर रखा था। रानी आलिसा ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, कहाँ जा रही हो? ये कोई गार्डन नहीं है जो तुम सैर पर निकल पड़ी हो। और इतना याद रखना, इसी महल में किंग की होने वाली बीवी रहती है। अगर तुम्हारे और किंग के चक्कर के बारे में उन्हें पता चल गया तो सोच लेना कि वो तुम्हारी क्या हालत करेगी। चुपचाप मेरे साथ चलो और महल के नज़ारों का आनंद उठाओ। रानी आलिसा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते ही अनिका ने दबी हुई आवाज में कहा, देखिए, मैं वॉशरूम यूज करना चाहती हूँ। ब्लैक कैट यानी कि अनिका ये बात सुनकर रानी आलिसा ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अरे यार, इसी वक्त तुम्हें भी वॉशरूम जाना था? ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अनिका किसी तरह बचकर अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर रानी आलिसा उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो आलिसा नाम की मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। तभी रेखा मौसी ने आगे बढ़कर रानी आलिसा से कहा, रानी आलिसा, आइए मैं आपको अपना महल दिखाती हूँ। घबराइए नहीं, इस महल में आप बिल्कुल सेफ हैं। अपनी सिक्योरिटी को साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। रानी आलिसा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ इस तरह से प्राइवेटली बात करना शोभा नहीं देता। इसलिए तुरंत रेखा मौसी की बात मानते हुए रानी आलिसा रेखा मौसी के साथ आगे बढ़ने लगी। मौका देखते ही रानी आलिसा लोगों की नजरों से बचकर निकल गई। अनिका महल का चप्पा चप्पा अच्छी तरह से जानती थी। अनिका का बेडरूम महल के फर्स्ट फ्लोर पर था और वहां तक पहुंचने के कई रास्ते थे। इससे पहले कि रानी आलिसा अनिका के बेडरूम तक पहुंचती, अनिका जल्दी से अपने बेडरूम के अंदर दाखिल होकर अपना मास्क निकालकर नाइट गाउन पहनकर तैयार हो गई। अनिका रानी आलिसा से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अनिका अपने कमरे में जा चुकी थी। ये खबर जैसे ही रेखा मौसी तक पहुंची, रेखा मौसी किंग और रानी आलिसा को लेकर वापस लिविंग रूम में आ गई। अनिका भी वहां मेहमानों से मिलने पहुंच गई थी। रेखा मौसी ने अनिका का फॉर्मल इंट्रोडक्शन किंग के साथ करवाया। रानी आलिसा अच्छी तरह से जानती थी कि मास्क के पीछे किंग का जो असली चेहरा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का ही था। और अनिका रोहित मारवा की होने वाली पत्नी थी, मगर दोनों एक दूसरे को जिस तरह मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हो। ये देखकर रानी आलिसा काफी हैरानी में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक दूसरे से दोनों अनजान बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। क्या अनिका वो लड़की नहीं थी जिसके साथ किंग शादी करने वाला था, या जानबूझकर किंग अनजान बनने की कोशिश कर रहा था? रानी आलिसा ने सोचा कि शायद किंग रेखा मूर्ति के सामने ये जताना नहीं चाहता था कि वो जिसे अपनी बेटी मानती थी दरअसल वही किंग की होने वाली पत्नी थी। रानी आलिसा ने जब यहाँ वहाँ अपनी नजरें घुमाई तब उसने नोटिस किया कि ब्लैक कैट अब तक वॉशरूम से वापस नहीं लौटी थी। ये बात उसे अजीब लग रही थी। रोहित ने बड़े ही अदब से अनिका को अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर कहा, मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरे गिफ्ट्स पसंद आएगी। ये कहने के बाद रोहित ने चिराग के हाथों से एक के बाद एक गिफ्ट ली और तीनों बच्चों को बड़े ही प्यार से वो गिफ्ट थमा दिए। जब नन्ही सी रिया ने किंग के हाथों से गिफ्ट एक्सेप्ट की तब रिया की नजरें मास्क में छिपी रोहित की नजरों से टकराई। उन आंखों को देखकर रिया की आंखों में चमक आ गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रिया कुछ कहना चाहती थी मगर उसने अपने आप को रोक लिया। रिया के बगल में खड़े एलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया का इशारा समझ चुके थे। वो दोनों जान चुके थे कि उनके पापा उनके ठीक सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर नकाब था मगर आंखों में वही प्यार था जो रिया को देखकर अक्सर उनकी आंखों में नजर आता था। हालांकि आर्यन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रोहित की आंखों में उसने कभी उतना प्यार नहीं देखा था अपने लिए जितना प्यार उसने रिया के लिए देखा था। मगर नन्हे से आर्यन को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। आज जिंदगी में पहली बार आर्यन को रोहित के आने की इतनी खुशी महसूस हुई थी। तीनों बच्चे अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी मम्मा जानबूझकर उनके डैड को पहचान नहीं रही थी। तीनों बच्चों को पता था कि शायद उनकी मम्मा नहीं चाहती थी कि लोगों को इस बात का पता चले कि वो चारों एक फैमिली हैं।
इसलिए उन्होंने भी सबके सामने चुप रहना ही बेहतर समझा। बच्चों को गिफ्ट देने के बाद चिराग के हाथों से एक बड़ा सा बॉक्स लेकर रोहित ने वो बॉक्स अनिका की ओर आगे बढ़ा दिया। अनिका ने जैसे ही किंग की गिफ्ट एक्सेप्ट की, रोहित ने बड़े ही अदब से अनिका से कहा, ये गिफ्ट आपके लिए। उस बॉक्स को जब अनिका ने खोला तब उसके अंदर से एक बड़ा सा फ्लावर बॉक्स मिला। फ्लावर बॉक्स पर एक चिड़िया की डिजाइन थी जिसे पिंजरे में कैद किया गया था। चिराग को ये देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनका बॉस अपनी होने वाली पत्नी को इशारे से ये कहना चाहता था कि उसने उसे अपने जाल में कैद कर लिया था, मगर चिराग और अब्दुल ये दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मालकिन कैद रहने वाली चिड़ियों में से नहीं थी। वो खुले आसमान में उड़ना जानती थी और अपने अधिकारों के लिए वक्त आने पर शिकार करना भी अच्छी तरह से जानती थी। जब अनिका ने उस फ्लावर बॉक्स को बड़े ही कैजुअली अपने सामने रखी, टेबल पर रखा, तब किंग ने धीमी आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, असली गिफ्ट तो उस फ्लावर बॉक्स के अंदर रखी है। ये फ्लावर वॉस तो सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि जब भी आप अपने कमरे में इस फ्लावर वॉस के फूल सजा कर रखें तब आपको हमारी याद आए। किंग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानी आलिशा को काफी बड़ा झटका लगा था। वो जानते थे कि किंग जिस लड़की के सामने बैठा था वो उसकी होने वाली पत्नी थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि किंग किसी लड़की को रिझाने के लिए इतनी बातें कर सकता था। रानी आलिशा जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा खास गिफ्ट किंग ने अनिका के लिए तैयार किया था जो वो इतनी बेसब्री से उसे दिखाना चाहता था। रानी आलिशा ने भी धीमी आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरा पता तो चले कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन ने आखिर क्या तैयारियां की है यहाँ आने से पहले। रेखा मौसी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि रानी आलिशा को इतनी जलन क्यों महसूस हो रही थी। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर सारा तमाशा देख रही थी। अनिका ने जब उस फ्लावर बॉक्स के अंदर हाथ डाला तब उसे महसूस हुआ कि एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स उस फ्लावर बॉक्स के अंदर भी रखा गया था। जब अनिका ने उस बॉक्स को निकालकर देखा तो उसे एक वेलवेट का बॉक्स मिला। उस बॉक्स को देखते ही कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि अंदर कोई ज्वेलरी रखी गई थी। उस बॉक्स को देखते ही अनिका ने किंग की ओर देखकर कहा, ऐसे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है हमें। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इस तरह की गिफ्ट देने चाहिए। किंग ने अपना एक हाथ अपने दिल पर रखा और अनिका से कहा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी अगर आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लें। रेखा मौसी ने भी मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, अब रख भी लो। दुनिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर तुम्हारे लिए प्यार से कुछ लाया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस गिफ्ट को ना मंजूर करना चाहिए। ये सब कुछ देखकर रानी आलिशा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसे पता नहीं था कि किंग इतना रोमांटिक भी हो सकता था। वो जानना चाहती थी कि आखिर किंग अनिका के लिए क्या गिफ्ट लेकर आया था। तेज सांसें लेते हुए रानी आलिशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, अब खोल के देखिए भी अंदर क्या रखा है। हम भी तो जाने लड़कियों की ज्वेलरी के मामले में इतने बड़े बिजनेसमैन की पसंद कैसी है। किंग ने फिर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए दबी हुई धीमी आवाज में बड़ी ही प्यार से अनिका से कहा, प्लीज आप अपने शुभ हाथों से इस बॉक्स को खोलिए और इसमें रखी गिफ्ट को स्वीकार कीजिए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित जानबूझकर सबके सामने उसे इतना अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करवा रहा था। जब अनिका ने देखा कि उसके पास गिफ्ट को खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तब धीरे से अनिका ने उस वेलवेट बॉक्स को खोला। जैसे ही अनिका ने उस वेलवेट बॉक्स को खोला, अनिका के पास बैठी रानी आलिशा ने अनिका के हाथों से वो बॉक्स छीन लिया। बॉक्स के अंदर देख रही रानी आलिशा की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बॉक्स के अंदर से रानी आलिशा ने एक बड़ा सा डायमंड बाहर निकाला। वो डायमंड एक सिंगल कट डायमंड था। एक बड़े से डायमंड के पत्थर से तराशा हुआ इस सिंगली डायमंड कहा जाता था कि उस स्पेशल डायमंड में काफी हीलिंग प्रॉपर्टीज थी। रोहित अनिका की बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वैसे तो अनिका काफी तंदुरुस्त थी, मगर अनिका की नींद पूरी ना हो तो उसे अपने शरीर में काफी कमजोरी महसूस होती थी। और इस डायमंड के बारे में ये कहा जाता था कि जिन लोगों को ऐसी तकलीफ होती थी कि अक्सर अगर वो लोग ये डायमंड अपने शरीर से लगाकर पहने तो धीरे धीरे उनके शरीर से ये बीमारी दूर हो सकती थी। खुद अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था
कि रोहित ने इतनी सूझबूझ के साथ अनिका के लिए ये गिफ्ट पसंद की थी। जब सभी लोगों की नजरें डायमंड पर टिकी हुई थी, तब अचानक ही चिराग ने अपने कंधे झुकाकर बड़े ही अदब से अनिका की ओर देखकर कहा, बॉस ने ये स्पेशल डायमंड खुद अपने हाथों से तराशा है। आपको यकीन नहीं होगा, मगर ये सिर्फ एक ही डायमंड के पत्थर से तराशा हुआ डायमंड है। दिन रात की मेहनत के बाद बॉस ने इस डायमंड को इस तरह तराशा है। जब रानी आलिसा ने चिराग के मुंह से ये बात सुनी, तब वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित कभी किसी लड़की से इतना प्यार कर सकता था, कि वो इसके लिए इस हद तक जा सकता था, और वो खुद दिन रात एक करके इतना खूबसूरत डायमंड तराश भी सकता था। जब रोहित ने देखा कि रानी आलिसा ने वो डायमंड अपने हाथ में पकड़ कर रखा था, तब अपने गले की खराश साफ करते हुए रोहित ने रानी आलिसा से कहा, रानी साहिबा, मैं चाहता हूँ कि आप ये डायमंड उनके हाथ में दे दीजिए जिनके लिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। किंग के मुंह से ये बात सुनते ही न चाहते हुए भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर रानी आलिसा ने वो डायमंड अनिका को सौंप दिया। अनिका ने भी बड़े ही प्यार से वो डायमंड पंडित अपने गले में पहनी हुई चेन में फिट कर दिया। रोहित की ओर देखकर कहा, थैंक यू सो मच, मुझे वाकई में आपकी ये गिफ्ट बहुत पसंद आई। आई लव इट। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर रोहित मन ही मन मुस्कुराने लगा, मगर रोहित के ठीक पीछे खड़े चिराग और अब्दुल रोहित की इस हरकत पर बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्हें मन ही मन ये लग रहा था कि उनका बॉस उनकी होने वाली पत्नी को रिझाकर अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक रानी आलिसा को एक तरकीब सूझी। रानी आलिसा ने अचानक ही सबके सामने कहा, मेरे ख्याल से किंग ने किसी और के लिए भी जरूर गिफ्ट ऐसी तैयार की होगी। आखिर इन दिनों मिस्टर किंग एक खास लड़की से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। जैसे ही रानी आलिसा ने यह बात कही, चिराग और अब्दुल घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। अब किसी भी वक्त उनके बॉस की पोल खुलने वाली थी। तभी रोहित ने एक हैरान करने वाली बात कही। रोहित ने सबके सामने कहा, हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं एक लड़की से बेहद करीब आया हूँ। आप लोग यह कह सकते हैं कि मुझे उससे पहली नजर का प्यार हो गया है। जैसे ही रोहित ने ये बात कही कि उससे किसी के साथ पहली नजर का प्यार हो गया था, तो रोहित के बिल्कुल पीछे खड़े चिराग और अब्दुल दोनों ही एक दूसरे को फटी हुई आंखों से देखने लगे। वो समझ गए थे कि आज उनके बॉस का दिमाग खराब हो गया था। वो अपनी ही होने वाली पत्नी के सामने इस तरह की बातें करके अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे थे। दोनों अनिका की मार्शल आर्ट की ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वह दोनों यह भी जानते थे कि अगर रोहित और अनिका के बीच में तनाव पैदा हुआ और अनिका रोहित को छोड़ने का फैसला करती है, तो तीनों बच्चे अनिका के साथ ही रहेंगे। चिराग और अब्दुल अब तक यह भी जान चुके थे कि रोहित की सगी माँ आयशा मारवा भी ऐसी बात में अपनी बहू अनिका का ही साथ देगी। उन दोनों को रोहित की होने वाली हालत पर दया आने लगी थी, मगर रोहित की बातों पर अनिका बड़ी ही कैजुअली रोहित को देखती रही। अनिका का रिएक्शन देखकर कहीं न कहीं रेखा मौसी भी काफी हैरान थी। रेखा मौसी ठीक तरह से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित और अनिका की आंखों ही आंखों में क्या बातें चल रही थी। रोहित के ठीक सामने बैठी रानी आलिसा भी रोहित की ये बात सुनकर काफी हैरान रह गई थी। रानी आलिसा को जब से रोहित और अनिका के प्यार के बारे में पता चला था, रानी आलिसा अनिका से काफी जेलस महसूस करती थी, मगर शायद इस वक्त जिंदगी में पहली बार रानी आलिसा को अनिका के लिए काफी सहानुभूति हो रही थी। उसे अनिका की हालत पर तरस आ रहा था। उसका होने वाला पति उसी के सामने अपने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के बारे में बातें कर रहा था। ये सुनकर रानी आलिसा का सर भी शर्म से झुक गया था। रानी आलिसा नहीं चाहती थी कि रोहित इस बात को आगे बढ़ाए और सिचुएशन को और भी ज्यादा अक्वार्ड कर दे। इसलिए टॉपिक घुमाते हुए रानी आलिसा ने रोहित की ओर देखकर कहा, तो मिस्टर किंग, क्या आप आज की मीटिंग का एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं? जब रानी आलिसा ने ये बात कही, तब किंग ने एक के बाद एक अपनी बिजनेस पॉलिसीज और स्ट्रेटजी डिस्कस करना शुरू किया। किंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस लीडर होने के नाते ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में काफी कुछ जानता था। वो एक के बाद एक बदलते हुए एसनेरिया को समझाते हुए अलग अलग बिजनेस पॉलिसी डिस्कस करने लगा। रानी आलिसा को भी बड़ी रानी ने
इस मीटिंग में सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपनी रियासत और अपने देश के लिए भी कुछ फायदे के सौदे कर सके। रोहित एक के बाद एक बदलती हुई बिजनेस स्ट्रेटजी और ग्लोबल इकोनॉमिकल स्केनरियो को समझाता रहा। रानी आलिसा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रोहित की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। रोहित बड़ी ही बारीकी से हर एक बिजनेस के पहलू को समझाकर अपनी बात आगे बढ़ाता रहा। वहाँ रेखा मौसी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ये मीटिंग काफी बोरिंग लग रही थी। हालांकि कहीं न कहीं रोहित चाहता था कि आज नहीं तो कल रेखा मौसी भी इंपीरियल ग्रुप की मेंबर बने। रेखा मौसी की बिजनेस काबिलियत के बारे में न सिर्फ यूरोप बल्कि अब तक दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस हाउस अच्छी तरह से जान चुके थे। इंपीरियल ग्रुप के कई सालों से नए मेंबर को एंट्री नहीं मिली थी, मगर लगभग सारे के सारे इंपीरियल ग्रुप के मेंबर रेखा मूर्ति की एंट्री से खुश थे। कहीं न कहीं इस मीटिंग के जरिए रोहित भी चाहता था कि दुनिया की बदल रही इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझकर रेखा मौसी भी आने वाले दिनों में अपने बिजनेस स्ट्रेटजी और पॉलिसीज बदलने के लिए तैयार रहे, उन्हें जिससे इंपीरियल ग्रुप में मेंबरशिप मिलना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जहां रानी आलिसा एक टक लगाकर रोहित की ओर देख रही थी और उसे बड़े ही प्यार से सुन रही थी, वहीं रोहित किसी न किसी तरह रेखा मौसी का ध्यान अपनी ओर खींचकर अपना प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाता रहा। वहीं अनिका रेखा मौसी के बगल में बैठी हुई हल्की हल्की नींद की झपकियां ले रही थी। जब रोहित का बिजनेस प्रदर्शन खत्म हुआ तब सबसे पहले रानी आलिसा जोर जोर से तालियां बजाने लगी। फिर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए रानी आलिसा ने रोहित से कहा, आपका प्रेजेंटेशन तो वाकई में जबरदस्त रहा। आज आपने प्रूफ कर दिया कि आपको बिजनेस की दुनिया में द किंग क्यों कहा जाता है, और मुझे यकीन है कि आपके इस प्रेजेंटेशन से मिली जानकारियों से मैं भी अपनी रियासत के लिए काफ़ी फायदे के सौदे कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर किंग। रानी आलिसा की तालियों की आवाज़ सुनकर अनिका की नींद खुल गई। अनिका के चेहरे को देखकर रोहित समझ चुका था कि अनिका को न सिर्फ नींद आ रही थी बल्कि उसे भूख भी लगी थी। इसलिए रेखा मौसी के सामने देखकर रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि अब यहाँ बैठे सारे मेहमानों को भूख लगी होगी, तो बाकी की बातें खाना खाने के बाद की जाए। जैसे ही रोहित ने ये बात कही, रेखा मौसी तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर कहने लगी, अरे हाँ, बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई थी। चलिए चलिए सब लोग खाना खा लेते हैं। अनिका भी अंगड़ाई लेते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और नौकरों से कहने लगी, सारे बॉडीगार्ड्स के लिए भी खाना लगवा देना। हमारे साथ साथ वो लोग भी लंच ब्रेक का इंतजार कर रहे हैं। अनिका के इंस्ट्रक्शन मिलते ही घर के नौकरों ने रानी आलिसा के चीफ सिक्योरिटी गार्ड यानी कि शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, चलिए आप सब इधर आइए। नौकरों के कहने पर भी शक्तिशाली गेंडा अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। शक्तिशाली गेंडे का रिएक्शन देखकर रेखा मौसी ने रानी आलिसा से कहा, क्या हुआ, आपका सिक्योरिटी गार्ड खाना नहीं खाना चाहता? तभी शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर रानी आलिसा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये हमारा सबसे वफादार सिक्योरिटी गार्ड है। ये मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। जहाँ बात हमारी सेफ्टी की आती है, ये दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करता। रेखा मौसी को ये बात कहने के बाद रानी आलिसा ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, देखो तुम भी जाकर खाना खा लो, बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ देख, ये रेखा मौसी का महल है, यहाँ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब रानी आलिसा शक्तिशाली गेंडे से ये बातें कर रही थी तब अचानक ही उसे एक बात रियलाइज हुई। सारे बॉडीगार्ड्स पर एक बार नज़र घुमाने के बाद रानी आलिसा ने रेखा की ओर देखकर पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके महल में वॉशरूम कितने हैं? ये सवाल काफ़ी अजीब था। रेखा मौसी खुद नहीं जानती थी कि इतने बड़े महल में कितने वॉशरूम थे। रेखा मौसी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रानी आलिसा, अगर आप वॉशरूम यूज करना चाहती हैं तो आइए, मैं आपको हमारे खास गेस्ट रूम की ओर लेके चलती हूँ। रेखा मौसी की बात सुनने के बावजूद रानी आलिसा अपनी जगह से हिले नहीं और बॉडीगार्ड्स को लगातार देखती रही। कुछ देर बाद रानी आलिसा ने रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि आपके स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट का पेट कुछ ज्यादा ही खराब है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है उसे वॉशरूम गए, मगर वो अब तक वापस नहीं लौटी।
मुझे लगता है कि मुझे एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। कहीं आपकी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड किसी मुसीबत में तो नहीं है? इससे पहले कि रानी आलिसा अपने कदम आगे बढ़ाती, रेखा मौसी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे रुक जाओ रानी आलिसा, एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो सकता है सचमुच उसका पेट खराब हो। मुझे लगता है हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए। रेखा मौसी के पास खड़ी अनिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि बार बार लोग उसके पेट खराब होने के पीछे क्यों पड़े थे। रेखा मौसी रानी आलिसा को ब्लैक कैट के लापता होने वाली बात से डिस्ट्रैक्ट करके खाना पर ले जाना चाहती थी। रानी आलिसा ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि हमें ब्लैक कैट का यहीं पर इंतजार करना चाहिए। अगर उसका पेट भी खराब है तो मुझे लगता है कि कुछ और देर में वापस आ जाना चाहिए। ये कहने के बाद रानी आलिसा अपनी जगह पर पांव चढ़ाकर बैठ गई और ब्लैक कैट के आने का इंतजार करने लगी। वहाँ रानी आलिसा की नजरें रोहित पर जमी हुई थी और वहाँ अनिका की नजरें रानी आलिसा के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड शक्तिशाली गेंडे पर जमी हुई थी। शक्तिशाली गेंडा वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल अनिका और रोहित दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि शक्तिशाली गेंडा V16 पावर ड्रग की आखिरी डोज हासिल करना चाहता था और वो डोज इस वक्त रेखा मौसी के महल में ही मौजूद थी। शक्तिशाली गेंडा का रेखा मौसी के महल में होना, V16 पावर ड्रग का भी रेखा मौसी के महल में होना, ये सारी बातें केवल संजोग नहीं हो सकती थी। अनिका और रोहित दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि शक्तिशाली गेंडा किसी गहरी प्लानिंग के तहत महल में आया था और इस वक्त उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। खुद रानी आलिसा ने शक्तिशाली गेंडे को अपने से अलग होने के लिए कहा था। अगर शक्तिशाली गेंडा सचमुच V16 पावर ड्रग चुराने आया था तो उसके लिए यह सुनहरा मौका हो सकता था, मगर फिर भी शक्तिशाली गेंडा वहीं पर अपने पांव जमाकर खड़ा था। मगर अनिका जानना चाहती थी कि आखिर शक्तिशाली गेंडे ने क्या प्लानिंग की थी और अकेले होने के बाद वो क्या कदम उठाने वाला था। इसलिए मौका देखते ही अनिका ने रानी आलिसा से कहा, जब तक हम ब्लैक कैट का इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें बाकी बॉडीगार्ड्स के बारे में भी सोच लेना चाहिए। जब तक आपकी सिक्योरिटी हेड लंच ब्रेक नहीं कर लेंगे, मुझे लगता है कि उनके साथी सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहीं पर खड़े रहेंगे। जब रानी आलिसा ने पीछे मुड़कर देखा तब उसे भी इस बात का एहसास हुआ कि क्योंकि शक्तिशाली गेंडे ने ब्रेक नहीं लिया था, इसलिए उसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं पर खड़े हुए थे। रानी आलिसा ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि इस महल में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तुम अपने साथियों के साथ लंच लेने जा सकते हो। इट्स माई ऑर्डर। रानी आलिसा का ऑर्डर मिलते ही शक्तिशाली गेंडे ने अपने बाकी साथियों को इशारा किया और उनके साथ नौकरों के पीछे पीछे महल के दूसरे कमरे में चला गया, जहां बॉडीगार्ड्स के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया था। लगभग 5 मिनट बीत चुके थे, मगर ब्लैक कैट का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। तभी रानी आलिसा ने अचानक अपनी जगह से उठते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। रानी आलिसा के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। हालांकि रोहित और अनिका काफी रिलैक्स थे, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि जब तक अनिका यहाँ मौजूद होगी तब तक ब्लैक कैट वहाँ आ ही नहीं सकती थी। मगर रानी आलिसा ये बात नहीं जानती थी, इसलिए रानी आलिसा धीरे रोहित के पास चलकर आई और तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहने लगी, देखो किंग, तुम घबराना मत, मगर मुझे लगता है यहाँ पर कोई बहुत गहरी साजिश हो रही है। मुझे लगता है कि हम पर अटैक हुआ है। रानी आलिसा की बात सुनकर रोहित और रेखा मौसी दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रानी आलिसा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्लैक कैट को गए काफी वक्त बीत चुका है। मुझे लग रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ है। अब तक ये बात पूरे बाजार में फैल चुकी है कि ब्लैक कैट मिस्टर किंग की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है और हम सबको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। वक्त माहौल कैसा है वो भी अच्छी तरह से पता है। किंग के काफी दुश्मन ये नहीं चाहते कि किंग हमारे साथ एक सक्सेसफुल मीटिंग करे। किंग की और हमारी दोस्ती कई लोगों को खटक रही है, मगर खतरा सिर्फ किंग के माथे पर नहीं मंडरा रहा है। खतरा किंग के आसपास के लोगों पर भी उतना ही गहरा है। और जहां तक मुझे इस वक्त इंट्यूशन हो रहा है, जरूर इस महल में कुछ खतरनाक होने वाला है।
न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महल में हमारे दुश्मन हमारे आसपास ही घिरे हुए हैं और इस वक्त उन्होंने ब्लैक कैट पर हमला करके उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। रानी आलिसा की बात सुनकर अनिका हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। रोहित भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की बातें आलिसा के दिमाग में पहुंची कैसे। बड़ी बड़ी फटी हुई आंखों से रानी आलिसा यहाँ वहाँ देखते हुए रेखा मौसी से कहने लगी, अभी इसी वक्त हमें खुद चलकर ब्लैक कैट की लाश ढूंढनी चाहिए, चलो मेरे साथ। वहाँ खड़े सभी लोग बड़ी हैरानी से रानी आलिसा की हर हरकत को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रानी आलिसा एक मामूली बॉडीगार्ड को लेकर इतनी परेशान क्यों थी। रेखा मौसी ने रानी आलिसा से पूछा, रानी साहिबा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप एक बॉडीगार्ड को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? हो सकता है कि उसे वॉशरूम में कुछ ज्यादा वक्त लग गया हो, मगर आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? रानी आलिसा समझ नहीं पा रही थी कि वो रेखा मूर्ति को किस तरह समझाए कि ब्लैक कैट और किंग के बीच में क्या रिश्ता था। इसलिए हड़बड़ाती हुई आवाज में जवाब देते हुए रानी आलिसा ने उनसे कहा, देखिए, वो मेरी बॉडीगार्ड है जो कुछ दिनों के लिए मिस्टर किंग की सिक्योरिटी की देखरेख करने वाली है। उसका नाम ब्लैक कैट है और वाकई में वो काफी अच्छी बॉडीगार्ड है। और फिर आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि बड़ी रानी ने मुझे जो संस्कार दिए हैं उनके मुताबिक हमें हमारे साथ साथ हमारे लिए काम करने वाले लोगों का भी बराबर ख्याल रखना चाहिए। अगर ब्लैक कैट किसी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब रानी आलिसा ब्लैक कैट को ढूंढने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तभी अनिका ने रानी आलिसा को रोकते हुए कहा, रानी साहिबा, रुक जाइए, ब्लैक कैट को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तब अनिका ने रानी आलिसा से ये बात कही, तब रोहित हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगा। रोहित नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी अनिका सबके सामने ये असलियत बता दे कि अनिका ही ब्लैक कैट थी। अनिका ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए रानी आलिसा से कहा, मेरा मतलब है कि आपको उसे ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। जब रानी आलिसा ने अनिका के मुंह से ये बात सुनी तब उन्हें राहत की सांस मिली। अनिका से कहा, आपके सिक्योरिटी गार्ड को जैसे ही ब्लैक कैट के बारे में पता चलता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अनिका ने रानी आलिसा को आश्वासन देते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और चलिए हम सब अब लंच कर लेते हैं। ये कहने के बाद अनिका बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ लोगों को एस्कॉर्ट करती हुई डाइनिंग टेबल की ओर ले गई। बाकी बॉडीगार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स महल के नौकरों के साथ दूसरे कमरे में जाकर महल की मेजबानी का लुत्फ उठाने लगे। हालांकि रेखा मौसी का महल रानी आलिसा के महल जितना बड़ा और आलीशान तो नहीं था, मगर किसी भी एंगल से शानो शौकत में रेखा मौसी का महल भी रानी आलिसा के महल से कम नहीं था। डाइनिंग टेबल पर इंडियन क्विजीन और कॉन्टिनेंटल क्विजीन का कॉम्बिनेशन बड़ी ही ध्यान से सजाया गया था। बच्चों के लिए रखे गए केक, पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स देखकर किसी भी बड़े का मन ललचा जाता। डाइनिंग टेबल की ओर पहुंचने के बाद रेखा मौसी ने रानी आलिसा की ओर देखकर कहा, आप रानी साहिबा हैं, आप ही को आज हेड ऑफ द टेबल की कुर्सी पर बैठना है। रानी आलिसा ये अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो हेड ऑफ द टेबल की कुर्सी पर बैठ गई तो उसे खाना खाते वक्त पूरा टाइम अनिका और रोहित को एक दूसरे के बगल में बैठकर खाना खाते हुए देखना होगा। हालांकि रानी आलिसा अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित और उसके बीच में कोई फ्यूचर नहीं था, मगर रानी आलिसा रोहित के लिए अपनी फीलिंग भी छिपा नहीं सकती थी। जब रानी आलिसा पहली बार रोहित से मिली थी, उस दिन से लेकर आज तक वो रोहित की बातचीत, उसके चलने का तरीका, कपड़े पहनने के ढंग से काफी इम्प्रेस थी। अगर रॉयल फैमिली के इतने एहसान रानी आलिसा पर न होते तो उस पुरानी आलिसा ने सारे बंधन तोड़कर अब तक रोहित को अपना बनाने की हर कोशिश कर ली होती। सालों पहले जब रानी आलिसा को पहली बार रोहित से प्यार हुआ था, तब उसने ये सोचकर मन बना लिया था कि चाहे रोहित उसका ना हो पाए, मगर कम से कम रोहित अपने बेटे आर्यन के साथ खुश था और वो अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को जगह नहीं देने वाला था। मगर जब से रानी आलिसा ने सुना था कि रोहित की जिंदगी में अनिका आ गई थी और अनिका ही आर्यन की माँ थी, तब रानी आलिसा काफी बेचैन हो उठी थी। अब कम से कम रानी आलिसा अपनी नजरों के सामने रोहित और अनिका को
एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह साथ में बैठकर खाना खाते हुए नहीं देख सकती थी। वो इतने बड़े दिल की नहीं थी। रोहित और अनिका को एक दूसरे से अलग करने के लिए जल्द से जल्द रानी आलिसा को कोई तरकीब सोचनी थी। इसलिए रेखा को बड़े ही प्यार से समझाते हुए रानी आलिसा ने कहा, नहीं नहीं, खाने के टेबल पर मैं किसी रियासत की रानी नहीं हूँ। आप इस घर की सबसे बड़ी हैं और मेरे दिल में आपके लिए काफी रेस्पेक्ट है। ये आपका महल है और ये डाइनिंग टेबल पर हेड की पोजीशन भी आप ही की रहेगी। रानी आलिसा के इस गेस्चर पर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाती हुए रेखा मौसी ने सभी लोगों को डाइनिंग टेबल की ओर आगे बढ़ने का इशारा किया। अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन तीनों अनिका की अगल बगल में जाकर बैठ गए। रानी आलिसा प्रिंसेस लतिका के साथ ठीक रिया के सामने बैठी। रानी आलिसा मन ही मन सोच सोच के खुश हो रही थी कि बहुत जल्द रोहित ठीक उसके बगल वाली चेयर पर आकर बैठ जाएगा। जैसे ही रोहित ने रानी आलिसा के बगल वाली चेयर पर बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, नन्ही सी रिया ने प्रिंसेस लतिका की ओर देखकर कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी दोस्त मुझसे इतनी दूर कैसे बैठ सकती है? अगर प्रिंसेस लतिका मुझसे इतनी दूर बैठेगी तो खाना खाते वक्त मैं उसे मिस करूंगी। नन्ही सी प्रिंसेस लतिका ने भी रिया की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ मेरी फ्रेंड रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम दोनों साथ नहीं बैठेंगे तो हम दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे। दोनों भाई यानी कि अलेक्जेंडर और आर्यन समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बहन क्या बात कर रही थी। दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ये सोचने लगे कि सामने बैठी लड़की को कोई कैसे मिस कर सकता है। मगर वो अपनी बहन की शरारत अच्छी तरह से जानते थे। एक बार अगर उसने कोई जिद पकड़ ली तो वह पूरी किए बिना नहीं मानती थी। इससे पहले कि वहां मौजूद कोई बड़ा रिया को रोक पाता, उसे समझा पाता, रिया अपनी जगह से उठकर रानी आलिसा के चेयर के पास चली गई और बड़ी ही प्यार से रिस्पेक्ट से पूछने लगी, रानी आलिसा, क्या आप मुझे मेरे दोस्त के बगल में बैठने की इजाजत दे सकती हैं? नन्ही सी रिया का ये सवाल सुनकर रानी आलिसा काफी कंफ्यूज नजर आने लगी। बच्चों के लिए सीट छोड़ने में उसे कोई परेशानी नहीं थी, मगर वो जानती थी कि उसके बगल में जो सीट उसने अपने मन ही मन रिजर्व करके रखी थी, वो सीट रोहित के लिए उसने खाली छोड़ रखी थी। मगर इस वक्त उसके पास रिया को रोकने का कोई चारा नहीं था। इसलिए बच्चे के साथ बिना किसी आर्गुमेंट के रानी आलिसा चुपचाप अपनी पोजीशन चेंज करके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई और रानी आलिसा की जगह पर नन्ही सी रिया बैठ गई। रिया अपनी दोस्त लतिका के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दी और अपनी प्लेट से खाना सर्व होने का इंतजार करने लगे। वहां रोहित मन ही मन ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उसे बिना मांगे ही वो चीज मिल गई थी जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा था। वो डाइनिंग टेबल पर अनिका की बगल वाली सीट पर बैठने वाला था। वो सीट रिया ने अभी अभी खाली की थी। रेखा मौसी ने रोहित की ओर इशारा करते हुए कहा, किंग, तुम यहाँ अनिका के बगल में क्यों नहीं बैठ जाते? नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कोई भी गेस्ट काफी अक्वर्ड फील करता है, मगर किंग ने बिना किसी अक्वर्डनेस दिखाए रेखा मौसी की बात मान ली और सीधा अनिका के बगल में जाकर बैठ गया। अब रोहित, अनिका और उसके अगल बगल में आर्यन और अलेक्जेंडर को देखकर अचानक ही रानी आलिसा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये वही नजारा था जो उसे दिन रात सताता रहता था। रानी आलिसा के सामने इस वक्त जो दृश्य नजर आ रहा था वो उसे दिल में गहरी चोट पहुंचाने वाला था। अपने प्यार को अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वक्त बिताते देखकर रानी आलिसा के गले से खाना नहीं उतरने वाला था। ये बात अब पक्की हो चुकी थी। धीरे धीरे एक के बाद एक सभी लोगों की प्लेटों में खाना सजाया जाने लगा। जैसे ही खाना सर्व हुआ, रेखा मौसी ने सभी लोगों को हाथ के इशारे से करते हुए कहा, उम्मीद है आप सबको हमारे महल का खाना और हमारे महल के मेहमान नवाजी पसंद आएगी। बच्चे सबसे पहले डिजर्ट पर टूट पड़े। केक, पेस्ट्रीज और बाकी मिठाइयाँ एक के बाद एक खा रही रिया और प्रिंसेस लतिका अपने मुंह में खाना चबाकर और एक दूसरे को देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। आर्यन और अलेक्जेंडर को अपनी बहन की इन हरकतों पर काफी चिढ़ हो रही थी। रिया कभी भी केक और पेस्ट्रीज के अलावा कुछ खाती ही नहीं थी, जबकि आर्यन और अलेक्जेंडर काफी हद तक न्यूट्रिशियन खाना पसंद करते थे। आर्यन को बचपन से ही रोहित ने सिखाया था
कि उसे वाइल्ड वेजिटेबल्स और सलाद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं अलेक्जेंडर ने इंटरनेट पर पढ़ रखा था कि जंक फूड खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और स्वीट खाने से आगे चलकर इंसान को क्या क्या परेशानी हो सकती है। दोनों बच्चों ने ज्यादा करके कॉन्टिनेंटल खाने को पसंद किया था। वहां अनिका ने अपने प्लेट्स में ज्यादा करके इंडियन खाना सर्व करवाया था। बटर चिकन और बटर नान की ओर देखकर रोहित ने अनिका से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना ऑयली खाना खाना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें सलाद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मगर हाँ, तुम्हें देखकर ये भी नहीं समझ में आता कि आखिर इतना ऑयली खाना तुम्हारे शरीर में जाता कहाँ है। अनिका पूरी तरह से रोहित की बात को इग्नोर करके अपने खाने पर ध्यान देने लगी। रोहित ने बड़ी ही स्टाइल से एक फोर्क और चम्मच का इस्तेमाल करते हुए अपने प्लेट से सलाद उठाया और धीरे धीरे चबाने लगा। मगर रोहित की नजरें पूरी तरह से अनिका पर टिकी हुई थी। अनिका को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती, जैसे अचार या पापड़, रोहित तुरंत वो बॉल उठाकर अनिका के सामने रख देता। ये सब कुछ देखकर रानी आलिशा के गले से खाने का एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। रेखा मौसी ने रानी आलिशा की ओर देखकर कहा, क्या हुआ रानी आलिशा, क्या तुम्हें हमारे घर का खाना पसंद नहीं? रानी आलिशा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके घर का खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। रेखा मौसी ने इस बात को सुनने के बाद रानी आलिशा के प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने अभी तक एक भी निवाला अपने मुंह में रखा नहीं है और आप कैसे कह सकती हैं कि हमारे घर का खाना स्वादिष्ट है? जैसे ही रानी आलिशा ने ये रियलाइज किया कि उसने अभी तक खाने का एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं रखा था, अचानक ही उसने अपनी प्लेट से पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लिया और जोर जोर से चबाने लगी। कुछ ही देर में रानी आलिशा जोर जोर से खांसने लगी। तभी एक नौकर दौड़कर डाइनिंग टेबल के पास आया और रानी आलिशा को पानी ऑफर करने लगा। रानी आलिशा की खांसी इतनी बढ़ गई थी कि जब उसने पानी का गिलास नौकर के हाथ से लिया, तब पानी का गिलास पलटकर टेबल पर गिरा और उसकी ड्रेस पर पानी बिखर गया। रानी आलिशा अपनी जगह से खड़ी हुई, उसका ड्रेस पूरी तरह से गीला हो चुका था। रानी आलिशा ने रेखा मौसी की ओर देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस मेस। रेखा मौसी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और रानी आलिशा को शांत करते हुए कहने लगी, डोंट वरी रानी आलिशा, ये तो सिर्फ पानी है, कुछ ही देर में सूख जाएगा। डोंट वरी प्लीज रिलैक्स। रानी आलिशा की सांसें तेज हो चुकी थी। सबके सामने एक रानी की इस तरह की हालत होना नॉर्मल बात नहीं थी। रॉयल खानदानों में सबसे पहले जो उनके बच्चों को सिखाया जाता था वो थे मैनर्स एंड इटिक्वेटेड। मगर आज रानी आलिशा सबके सामने बिल्कुल एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग लड़की की जैसे पेश आ रही थी, जिसे अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त के बीच का फर्क नहीं समझ में आ रहा था। रानी आलिशा के साथ इतना कुछ हो गया था, मगर रोहित की नजरें अब तक रानी आलिशा पर नहीं पड़ी थी। वो बड़े ही ध्यान से अपने बगल में बैठी अनिका को देखे जा रहा था। वहाँ अनिका को भी रोहित का ये बिहेवियर काफी ऑड लग रहा था। अनिका बार बार रोहित को इशारे से कह रही थी कि वो अपने खाने पर ध्यान रखे और उसके खाने पर नहीं, मगर रोहित अपनी खूबसूरत मंगेतर के चेहरे से नजरें हटाने के लिए तैयार ही नहीं था। रोहित इस बात से बिल्कुल अनजान था कि रानी आलिशा का ध्यान लगातार रोहित पर बना हुआ था। वो घूर घूर कर बड़े ही ध्यान से रोहित के हर रिएक्शन को नोटिस कर रही थी।